24 दिसंबर 1999, अब से ठीक 25 साल पहले मैं इसी तरह एक टीवी स्टूडियो में बैठा हुआ था। अचानक मेरे कान में, हम ये एंकरिंग करते हुए यहां एक वायरलेस ईयरपीस लगाते हैं जिससे हम अपने कंट्रोल रूम से पीसीआर से बात करते हैं। तो मेरे कान में कंट्रोल रूम से बताया गया, काठमांडू से दिल्ली आने वाली इंडियन एयरलाइंस की IC 814 फ्लाइट हाईजैक हो गई है। ठीक 25 साल पहले, 24 दिसंबर 1999। समझ नहीं आया ये अचानक क्या हुआ। करीब 200 लोग उस फ्लाइट में सवार थे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह की साजिशें रचता रहता था, लेकिन एक पूरे विमान का हाईजैक हो जाना न सिर्फ स्टूडियो में बैठे मेरे लिए बल्कि पूरे देश के लिए हैरान कर देने वाला, डरा देने वाला, बहुत ही संकट का समय था। उसके बाद 7 दिन तक मैंने स्टूडियो में बैठकर IC 814 की कंदहार हाईजैकिंग का पल पल खुद भी देखा और यूं ही एंकरिंग करते हुए देश और दुनिया को दिखाया। एक एक जानकारी, हर एक सेकंड की। उस समय सिर्फ 2 ही 24 घंटे के न्यूज चैनल होते थे, जी न्यूज और स्टार न्यूज। मैं जी में था। देश पर वो संकट, वो समय इतना भारी था कि आज भी उन यात्रियों से अगर पूछेंगे जो उस विमान में सवार थे, या जो भी लोग उस संकट से किसी तरह जुड़े हुए थे, उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे उन पर क्या गुजरी थी। उसके बाद तो पीढ़ियां बदल चुकी हैं। शायद उस हाईजैकिंग का दर्द आज की पीढ़ी महसूस ना कर पाए, लेकिन वो जख्म 25 साल पहले के एक बार फिर से कुरेदे गए हैं। नेटफ्लिक्स पर उसी हाईजैकिंग पर एक वेब सीरीज आई है। अनुभव सिन्हा ने बनाई है। जाने माने फिल्म निर्माता हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं। लेकिन उस वेब सीरीज में जो दिखाया गया है उस पर जबरदस्त देश में विवाद हो गया है। हर कोई उस पर बहस कर रहा है। इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इस बहस में कूद गई है। क्या जानबूझकर फिल्म निर्माताओं ने उन 5 आतंकियों के नाम हिंदू दिखाए? क्या पाकिस्तान का ISI का उस हाईजैकिंग में जो रोल था उसे कम करके दिखाया? उस समय की सरकार इतनी कमजोर थी कि एक तो हाईजैक होने दिया उस प्लेन को, इंटेलिजेंस फेलियर इतना तगड़ा, सुरक्षा के इंतजाम ऐसे, फिर उसके बाद दूसरा वो विमान काठमांडू से आते हुए अमृतसर में लैंड करता है, 45 मिनट रहता है, उसके बाद भी उसको रोक नहीं पाते। फिर कंधार जब जाता है, वहां हम अपने यात्रियों को छुड़वाने के लिए अपनी जेलों से 3 खूंखार आतंकियों को निकालकर खुद उनके हाथ में उन्हें सौंप कर आते हैं अपने यात्रियों को बचाने के लिए। ये सारे सवाल आज देश भर में गूंज रहे हैं। पहले आपको बता दूं विवाद क्या है। विवाद यह है, इस हाईजैकिंग में जो 5 आतंकी थे, मुस्लिम थे, पाकिस्तान के थे। सारी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी, ISI ने रची थी। लेकिन उन 5 ने कोड नेम अपने हिंदू रखे थे, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। अब इस वेब सीरीज में यही कोड नेम शुरू से लेकर आखिर तक दिखाए गए, यानी कि यात्री भी और ये हाईजैकर भी खुद को इन्हीं हिंदू नामों से बुलाते हैं। बीजेपी को, सरकार को इस पर सख्त ऐतराज है। बहुत लोगों को ऐतराज है, मुझे भी ऐतराज है। कोड नेम वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन 5 आतंकियों के असली नाम अंत तक क्यों छिपाए गए? बीजेपी और केंद्र सरकार इस सीरीज पर बहुत नाराज है। एक तो हिंदू कोड नेम वाली बात से, और दूसरा पाकिस्तान और ISI का जो इसमें रोल था उसे बहुत कम करके दिखाया गया। तालिबान को भी अच्छी लाइट में दिखाया गया है। अब केंद्र सरकार हरकत में आ गई है और नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड को बुलाया। उनसे कहा गया कि इसका विवादित हिस्सा आप हटाएं,
अब जो मेरे पास अभी अभी अपडेट आई है थोड़ी देर पहले, वो अपडेट ये है कि नेटफ्लिक्स ने अब फैसला किया है कि इस सीरीज के शुरू में इन आतंकियों के असली नाम डिस्क्लेमर में डाले जाएंगे जो अभी तक नहीं थे। ये ऊपर आप नाम देख सकते हैं, कोड नेम और असली नाम। अब लोग इसी बात पर एतराज कर रहे हैं कि जब सारे आतंकी जो थे पाकिस्तानी थे, हाईजैकर, उनके मुस्लिम नाम थे, पूरी सीरीज में आपने कोड नेम ही दिखाया, असली नाम क्यों नहीं दिखाए? तो अब सरकार का डंडा चलने के बाद नेटफ्लिक्स ने जरूरी बदलाव करने का फैसला किया और उनके असली नाम शुरू के डिस्क्लेमर में डालने का फैसला कर लिया है। अब बीजेपी साफ साफ कह रही है कि ये फिल्म निर्माता जो हैं, ये इन्होंने जानबूझकर किया है क्योंकि इनका कम्युनिस्ट एजेंडा है। पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहते हैं, ये आतंकियों को क्लीन चिट देना चाहते हैं। अब कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि वाजपेयी सरकार के दौरान ये जो नाकामी थी आपकी, उसको आप कैसे भूल सकते हैं? कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत, जो कि मेरे साथ इस डिबेट में आज शामिल होंगी, वो बाकायदा एक्स पर लिखकर यह कहती हैं कि इन आतंकियों को, जिनको छोड़ा आपने हमारी जेलों से निकालकर, उस हाईजैकिंग में यात्रियों को छुड़ाने के बदले उनको कांग्रेस की सरकार में गिरफ्तार किया गया था और आप प्लेट में रखकर यूं आतंकियों को उनके हाथों सौंपाए। तो ये एक पॉलिटिकल स्लगफेस्ट भी हो गया है, राजनीतिक लड़ाई भी बन गई है। हाईजैक के बारे में, क्योंकि आज की पीढ़ी मुझे पता नहीं इसके बारे में कितना जानती होगी या नहीं जानती होगी, मैंने खुद वो 7 दिन जिए हैं, देखे हैं, देश को दिखाए हैं, इसीलिए आपको जरा याद दिला दूं। हरकतुल मुजाहिदीन पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन था जिसने इस फ्लाइट को IC 814 को हाईजैक किया था 24 दिसंबर 1999। इस फ्लाइट में काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, 179 लोग थे। पहले इस प्लेन को अमृतसर में लैंड करवाया गया, रिफ्यूलिंग की मांग की गई। रिफ्यूलिंग में जाहिर है कुछ टाइम बाय करने के लिए हमारी एजेंसीज ने रिफ्यूलिंग नहीं की। 45 मिनट तक यह प्लेन वहां रहा, लेकिन हमारा सरकार का, सुरक्षा तंत्र का ऐसी नाकामी देखिए, हम कुछ नहीं कर पाए। और वो प्लेन वहां से उड़ के उसके बाद जाता है लाहौर। शुरू में पाकिस्तान ने लैंड करने की परमिशन नहीं दी, डरते थे कि अगर हम एक हाईजैक्ड प्लेन को अपने यहां लैंड कराएंगे तो सारा दोष हम पर आएगा। लाइटें बंद कर दी, लेकिन फिर आखिरकार प्लेन वहां लैंड हुआ, वहां उसकी रिफ्यूलिंग कराई गई, फिर लाहौर से दुबई और फिर अंत में कंदहार जाकर अफगानिस्तान में इस प्लेन को लैंड कराया गया। 7 दिन तक, 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 1999 तक यह हाईजैकिंग चली। भारत की तरफ से एक टीम बाकायदा तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान गई, कंदहार में आतंकियों से, हाईजैकर्स से निगोशिएट किया। हालांकि हाईजैकर्स की डिमांड तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन अंत में 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ने पर सहमति बनी। हमारे विदेश मंत्री जसवंत सिंह, तब के वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री थे, खुद इन आतंकियों को लेकर कंधार गए और इनको वहां छोड़कर अपने यात्रियों को सुरक्षित लेकर आए। जसवंत सिंह का जाना, इन 3 आतंकियों का छोड़ा जाना आज भी एक बड़े जख्म की तरह हमारे सीने पर मौजूद है। जरा इन आतंकियों के नाम फिर से आपको याद दिला दूं। ये जो 3 आतंकी थे जिनको छोड़ा गया, ये मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख, हिंदुस्तान की जेलों से, जम्मू कश्मीर की जेलों से इनको लाकर और हम कंधार छोड़कर आए थे। और जो हाईजैकर्स थे उनके नाम भी जरा याद कर लीजिए। अगर आपने ये नेटफ्लिक्स की ये सीरीज देखी होगी IC 814, आपको सिर्फ ये चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला शंकर याद होंगे, नहीं। इनके असली नाम ये हैं: इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। पाकिस्तान के थे, वहां के रहने वाले थे। ISI ने पूरा प्लॉट रचा था, पाकिस्तान की साजिश थी, मत भूलिएगा ये कभी भी। अब भारत सरकार क्या आरोप लगा रही है वेब सीरीज पर, जरा वो भी देख लीजिए। भारत सरकार के आरोप है: पहला, असल आतंकी घटना के साथ, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई। दूसरा, ISI को, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई। तीसरा, पाकिस्तान की भूमिका कम दिखाई गई। चौथा, हाईजैकर्स मुस्लिम थे, सिर्फ कोडवर्ड वाले हिंदू नाम दिखाए गए। पांचवा, तालिबान के आतंकियों की भी अच्छी छवि पेश की गई। छठा, प्लेन में हाईजैकर्स को यात्रियों के साथ अंताक्षरी खेलते हुए दिखाया गया है। और कुछ एक सीन्स में तो हाईजैकर्स को दिखाया गया कि वो यात्रियों की, क्रू की मदद कर रहे हैं, उनका दिल पसीज रहा है।
ऐसे दिखाया गया है। अब बीजेपी की तरफ से सबसे पहले यह मुद्दा बीजेपी की आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने उठाया था। उन्होंने यह कहा था यह खूंखार आतंकवादी थे सारे। इन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए उपनाम बदला था। फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने उनके गैर मुस्लिम नामों को आगे बढ़ाया और आपराधिक इरादों को वैध बना दिया। आगे आने वाली पीढ़ियां सोचेंगी कि हिंदुओं ने यह प्लेन हाईजैक किया था। पाक आतंकी सभी मुसलमान थे। उनके अपराधों को इस सीरीज के जरिए सफेद करने की कोशिश की गई। वामपंथी एजेंडा पूरा हुआ। यह सिनेमा की ताकत है। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं इस ओटीटी शो पर बवाल मचा हुआ है क्योंकि सच कड़वा है। हमने 3 आतंकवादी हमारी सरकार ने रिहा कर दिए। इन तीनों आतंकियों को कांग्रेस की सरकार में पकड़ा गया था। बीजेपी ने कंधार में इनको रिहा किया। यह फ्लाइट 45 मिनट पंजाब में रुकी थी। पंजाब में सच है बीजेपी के घटक दल की सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद यह फ्लाइट कंधार पहुंच गई। आतंकी एक दूसरे को कोडनेम से बुलाते थे, सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं। तो भारत सरकार ने खुद माना है, उनके दस्तावेजों में है। ये आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे और जिनको हमने रिहा किया इन्होंने ही, सुप्रिया श्रीनेत बताती हैं, याद दिलाती हैं, सच है कि इन 3 आतंकियों ने 2001 में संसद पर हमला किया, जैश ए मोहम्मद ने, मौलाना मसूद अजहर ने। फिर 2002 में यूएस जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की कराची में हत्या की। फिर 2008 में मुंबई पर हमला इन्हीं आतंकवादियों ने किया। 2016 में पठानकोट और 19 में पुलवामा। सुप्रिया कहती हैं कांग्रेस ने आतंकी पकड़े, बीजेपी ने रिहा कर दिए। यह सच है और सच पचाना मुश्किल है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज मेरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल यही, हाईजैक पर वाकई कमजोर सरकार या फिर आतंकियों से प्यार? ज्यादा अहम दोनों में क्या है? और दूसरा, यह धर्म और आतंक का रिश्ता क्या है जिस पर बार बार इस देश में बहस होती है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से अजय आलोक, कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत, मेरे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, संजीव श्रीवास्तव और अनंत विजय। ये तीनों, मुझे पूरा यकीन है, उस समय भी पत्रकारिता में एक्टिव थे और पूरी तरह से वो घटना के 7 दिन आपको याद होंगे। आप सभी का स्वागत। अजय आलोक, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। अजय आलोक, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी और सरकार की तरफ से जो कुछ सवाल उठाए गए, मैं भी सहमत हूं, सब सहमत हैं। लेकिन अजय आलोक, यह भी तो सच है ना, हमारी सरकार, हमारे तंत्र, पूरे देश की कमजोरी उन 7 दिनों में पूरी दुनिया ने देखी और आज भी वो कचोटती है। अजय आलोक, मान लीजिए ना, क्या किया हमने उस हाईजैक के दौरान? 7 दिन बाद हमारे विदेश मंत्री जाके 3 आतंकियों को छोड़ के आए। 45 मिनट लाहौर या यहां पंजाब में फ्लाइट थी, हम कुछ नहीं कर पाए। अजय आलोक, जब आप ये हिंदू कोडवर्ड वाला, कोड नेम वाला मुद्दा उठाते हैं तो जाहिर है आप वो जख्म भी कुरेदते हैं ना देश के। कुछ नहीं कर पाए थे हम उन 7 दिनों में। मानक, पहले तो आपको थोड़ा सा करेक्शन करूंगा कि 179 आदमी नहीं थे उस जहाज में, 190 आदमी थे, 11 मेंबर्स का क्रू दल था। 190 भारतीयों की जिंदगी पे एक प्रश्न चिन्ह था। यह निर्णय जब हुआ कि 3 आतंकवादी छोड़े जाएंगे और हम 190 भारतीयों की रिहाई सकुशल करेंगे, तो इस निर्णय सर्वदलीय बैठक के बाद हुआ था। और सर्वदलीय बैठक का हिस्सा खुद मनमोहन सिंह भी थे, सोनिया गांधी भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इसलिए आज ये गाना गाना कि बीजेपी ने 3 आतंकवादी छोड़ दिए, तो उस निर्णय का हिस्सा वो लोग भी थे। और ये निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि 190 भारतीयों की जान का सवाल था। सही बात है, आतंकवादी छोड़ेंगे तो वो बाद में अपनी हरकतें करेंगे, जैसे उन्होंने किया, संसद पे हमला किया, अमेरिकन पत्रकार की हत्या की, पठानकोट हैंडलर। अब पठानकोट हैंडलर जब आप बोलते हैं तो फिर आपकी मेमोरी को फ्रेश करना चाहूँगा। 2010 में हमने तो भारतीयों की जान बचाने के लिए 3 छोड़े, सर्वदलीय बैठक करके छोड़ा। 2010 में मनमोहन सिंह जब जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहे थे, उसके पहले गुडविल जेस्चर में देश भर के 25 आतंकवादियों को क्यों छोड़ा गया था भाई? उस वक्त तो किसी भारतीय का किडनैपिंग नहीं हुई थी, उस वक्त तो कभी भारत पे कोई खतरा नहीं आया था। किस पे गुडविल जेस्चर दिखा रहे थे आप? अलगाववादियों से, पाकिस्तानियों से। गुडविल जेस्चर के तहत आपने 25 आतंकवादी रिहा कर दिए। जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म एंड जीरो टॉलरेंस टू करप्शन नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10-11 साल से है। हम इसका अंतर देखते हैं। जब हमारे देश में कोने कोने पर आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, कुछ भी होता था, वो नहीं होता है। 2013 में जब हम देखते हैं कि जयराम रमेश कांग्रेस के जब खुलेआम
माओइस्ट को छुड़ाने के लिए पैरवी कर रहे थे, जो आज कोरेगांव ब्लास्ट में ऑलरेडी जेल के अंदर है, उसी को छुड़वाने की खुलेआम पैरवी की गई थी। तो ये सॉफ्ट टेररिज्म और हार्ड टेररिज्म कुछ नहीं होता है। टेररिज्म इज टेररिज्म और उस पे स्टैंड बिल्कुल एक होना चाहिए, जीरो। अजय बड़ा कन्वीनियंट है, बड़ा कन्वीनियंट है। ऑल पार्टी मीटिंग पर आपने सब डाल दिया। कमाल करते हैं आप। काठमांडू से आती हुई फ्लाइट हाईजैक हो गई, हमें पता भी नहीं चला। इंटेलिजेंस फेलियर इतना तगड़ा। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा, पंजाब में कुछ नहीं कर पाए। 45 मिनट का मौका हमको मिला था। मान लीजिए ना नाकामी थी। आप यूपीए सरकार के वो बॉम्ब ब्लास्ट तो याद दिलाते हैं, लेकिन मान लीजिए उससे पहले हमारा सिस्टम ही ऐसा था, हमें आता ही नहीं था हाईजैक को हैंडल कैसे करना है। आप 1990 की बात कर रहे हैं, 1999 की, जो आज से 25 साल पहले की बात है। सही बात है, ये इंटेलिजेंस फेलियर था, इसीलिए हाईजैकिंग हुई। सही बात है कि काठमांडू में भी इंटेलिजेंस फेलियर था, इंडियन इंटेलिजेंस फेलियर भी था, कोई डाउट नहीं है। 45 मिनट अमृतसर में प्लेन रहा, उसके बाद प्लेन जाने दिया गया, ये बहुत बड़ी फेलियर थी, कोई डाउट नहीं है। और हमारे जो आज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी, इस पर पूरी किताब उन्होंने लिखी हुई। उस नेगोशिएशन टीम का वो हिस्सा थे। ये सब जानते हैं कि आईएसआई का ओपन सपोर्ट था तालिबानियों को, और ये प्लान एग्जीक्यूट करके किया गया था। हम उसी गलतियों से सीखते हुए पिछले 10 वर्षों में जो आज हमारी अभूतपूर्व इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ी है, उसका कारण क्या है? पॉलिटिकल विल और इंटेंशन कि हम नहीं होने देंगे, और अगर हो गया तो उसका हम मजबूत जवाब देंगे, हम बैठेंगे नहीं। अगर हम पे स्ट्राइक होगा तो हम वापस स्ट्राइक करेंगे। आप पर आरोप लग रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सिर्फ एयरफोर्स को इग्नोर नहीं करेंगे। अजय, आप पर आरोप यह है कि आपको सिर्फ इस बात से आपत्ति है कि वो कोड नेम यूज हो गए। आप सही मायनों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इसीलिए आपने इस मुद्दे को उठाया और सिर्फ उसी हिस्से को आपने उजागर किया। आप ये बताइए कि एक मिनट, समाचार पत्र, टेलीविजन, फिल्म, सोशल मीडिया, ये सब प्रचार का एक माध्यम है, एक परसेप्शन बनाने का तरीका है। हमारे हिंदुस्तान में तो आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान समर्थक, बांग्लादेश समर्थक कुछ कुछ बोलते हैं तो यहाँ पे कोई विरोध नहीं होता, लेकिन यह हिम्मत कैसे होती है पाकिस्तान समर्थकों की और बांग्लादेश समर्थकों की बोलने की? जरा ये काम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर लेता है कि हिंदुस्तान के समर्थन में कुछ बोल ले? कभी ये सोचा है आपने? ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, ये बात है कि आप किस एंगल में, किस प्रिज्म में, किस रिलीजन को आप दिखाना चाह रहे हैं और किसको आप सॉफ्ट करना चाह रहे हैं। जो चीज गलत है उसको गलत कहने का मादा होना चाहिए, किसी को खुश करने के लिए। अजय, ऑल राइट, मैं और डायरेक्टली पूछता हूं, उसके बाद सुप्रिया के पास जाऊंगा। एक सवाल और मैं सीधे सीधे पूछ लेता हूं, क्या सारे आतंकवादी मुस्लिम होते हैं क्या अजय? बिल्कुल नहीं, लेकिन ज्यादातर आतंकवादी मुस्लिम होते हैं। जरा मुझे हिंदू आतंकवादी का नाम बता दीजिए, हिंदू आतंकवादी का नाम बता दीजिए जो पूरा वर्ल्ड फेमस हुआ हो। जरा क्रिश्चियन आतंकवादी का नाम बता दीजिए जो वर्ल्ड फेमस हुआ हो। जरा ज्यूज आतंकवादी का नाम बता दीजिए जो वर्ल्ड फेमस हुआ हो। गलत क्या है? ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, बट मेजॉरिटी ऑफ टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। ये सच्चाई है, इसको मानने में दिक्कत क्या है? ओके, तो आपका आरोप ये है, आपका आरोप ये है, जो आपके हिसाब से ये तथ्य है, इसी तथ्य को कम करके दिखाया गया है, व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, तथ्य जब आप दिखा रहे हैं तो पूरे तथ्यों के साथ दिखाइए। ओके सुप्रिया, दिखाने की ओके सुप्रिया, आपकी बारी है। सुप्रिया सुनीत, सुप्रिया, ये बात तो सच है, सीरीज आपने भी देखी होगी, मुझे लगता है इस पैनल में सबने देखी होगी, मैंने भी देखी है। मुझे भी इस बात पर आपत्ति हुई कि सिर्फ कोड नेम जो कि हिंदू थे, डॉक्टर चीफ, बर्गर, भोला शंकर, इस पर पूरी सीरीज निकाल दी। और अब नेटफ्लिक्स ने फैसला किया है डंडा पड़ने के बाद कि हां, शुरू के डिस्क्लेमर में हम वो असली नाम डाल देंगे। ये तो गलती है ना उनकी, ये तो मान लेना चाहिए। इब्राहिम अथर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजमी, जहूर मिस्त्री और शाकिर, वो 5 आतंकी थे जिन्होंने उस प्लेन को हाईजैक किया था। बिल्कुल इनके नाम सार्वजनिक करने चाहिए, लेकिन एमईए की वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेटेड डॉक्यूमेंट्स भी बताते हैं कि चीफ, डॉक्टर, भोला शंकर और बर्गर नाम से भी वो एक दूसरे को कोड नेम में रेफर करते थे। बिल्कुल बताना चाहिए दुनिया को कि ये 5 आतंकी सिर्फ इनके नाम ही नहीं, ये सारे के सारे पाकिस्तान के थे, ये भी बताना चाहिए। मुझे तो समझ ही भी नहीं आ रहा ऑब्जेक्शन क्या है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होना चाहिए। ये बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि सरकार की कमजोरी दिख रही है। पता चल रहा है कि कैसे दुर्दांत आतंकवादी, चाहे वो मसूद अजहर हो, मुश्ताक अहमद जरगर हो या अहमद उमर सईद हो, उनको रिहा किया गया और उसके बाद उन्होंने क्या अंजाम दिया, इस दुनिया में क्या क्या किया, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, वो सबको पता है। चाहे वो 2001 का
पार्लियामेंट का अटैक हो, 2002 में डैनियल पर्ल की अगवा करके हत्या हो, 2008 का 26/11 मुंबई का हो, चाहे वो 2019 का पुलवामा हो, चाहे वो पठानकोट हो, इस बात में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इन लोगों को रिहा किया गया, इन्होंने विश्व में निर्दोषों को मौत के घाट उतारा, इसमें क्या हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्शन किस बात का है? ऑब्जेक्शन तो इस बात का होना चाहिए कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, और उन लोगों ने गलत किया, और मुझे ये लगता है कि उनको ह्यूमनाइज करके दिखाना गलत था। अगर ह्यूमनाइज थे भी तब भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट और जो हिंसा करते हैं, जो रक्त रंजन करते हैं, उनको हमेशा बुरा और गलत ही कहना चाहिए। इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है, मुझे बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं मानक जी, यहां पर बैठकर ज्ञान बांटने वालों की तरह मैं नहीं हूं। मैं उस पार्टी से आती हूं, उस प्रथा से आती हूं जहां हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत देखी है, इस तिरंगे में लिपटा उनका खून देखा है, उनके शव देखे हैं इस देश को बचाए रखने में। तो हमको कोई आतंकवाद पे पाठ ना पढ़ाए। लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहती हूं, और वह बात पूछनी जरूरी है। जब आपकी आईटी सेल का व्यक्ति ध्रुव सक्सेना आईएसआई का एजेंट पकड़ा जाता है, आप क्यों चुप हो जाते हैं? जब आपका तारिक अहमद मीर, जिसने प्रधानमंत्री के साथ मंच साधा किया, 2020 में उसको एनआईए गिरफ्तार करती है हिजबुल मुजाहिदीन को एक्सेस इंफॉर्मेशन और पैसा पहुंचाने के लिए, आप क्यों चुप हो जाते हैं? आप तालिब हुसैनी शाह पर क्यों चुप हो जाते हैं, जिसको पकड़ा गया रईसी के लोग ने 2022 में पकड़ा, आपकी आईटी सेल का मेंबर था। आप सैफुल्लाह दुर्दांत आतंकवादी को टिकट देते हैं, आप आसिया अंद्राबी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चेहरा बनाते हैं, जो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर आती है। आप दाऊद की पत्नी को वो बेधड़क होकर बंबई घूमकर चली जाती है। आप आईएसआई को पठानकोट आने कैसे देते हैं? आज सवाल यह भी तो पूछा जाएगा ना। 2016 में पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी में हमारे एयरफोर्स बेस का निरीक्षण कर रहा है क्या आईएसआई? और उसको हमने ये ताकत दी कि वो यहां पर आके विटनेसेस से बात कर रहा है, वो यहां पर आके डीएनए रिपोर्ट देख रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहा है, 16 विटनेसेस से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप लाहौर चले गए थे सिवई खाने, बिरयानी खाने, गले मिलने। तो यह भी तो पूछा जाएगा ना, ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? मैं बिल्कुल मानती हूं कि किसी भी आतंकवादी की तरफ कोई भी ह्यूमनाइजेशन दिखाना गलत है, क्योंकि आतंकवादी रक्तरंजन करते हैं, हिंसा करते हैं, और उसकी लेश मात्र जगह नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि किस तरह से हमने दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ा, उन्होंने क्या किया। और यह कड़वा सच है कि उनको पकड़ा कांग्रेस की सरकारों ने था और बीजेपी की सरकार ने रिहा किया। यह कड़वा सच है, इसको तो कड़वा घूट डाल के पीना ही पड़ेगा बीजेपी को। ओके, सुप्रिया, मैं आपकी दाद दे रहा हूं, आपने बहुत ईमानदारी से अपनी बात कही है, और आपने ये माना है कि हाँ, इस फिल्म में उनको ह्यूमनाइज करके दिखाने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान आईएसआई का रोल कम करके दिखाया है। चलिए, कम से कम एक बात पर तो हम सहमत हैं। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अजय, क्या कह रहे हैं? आतंकवादियों को ह्यूमनाइज करके दिखाया गया, मान लिया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2010 में जिन टेररिस्ट को रिलीज किया था, पठानकोट अटैक उन्हीं टेररिस्टों ने किया था, जरा ये भी पता कर लेती तो अच्छा था। दूसरी बात, मुझे लगता है कि सुप्रिया जी कह रही है ह्यूमनाइज करके दिखाया जाता है, लेकिन साथ में ओसामा जी भी कहा जाता है, हाफिज साहब भी कहा जाता है, जब इन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, उन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा यह भी कहा जाता है कि बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के शव देख के सोनिया गांधी फूट फूट के रोने लगी। तब मुझे ये ह्यूमनाइज शब्द का मतलब समझ में नहीं आता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे तीनों सीनियर पत्रकार में तो मुझे इस ह्यूमनाइज शब्द का मतलब समझाएंगे कि ह्यूमनाइज होता क्या है एक्चुअली। कन्वीनियंस के साथ सुप्रिया जवाब दे रही है, बोलिए सुप्रिया, के हिसाब से नॉन, बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए। मैंने तो 6 लोगों के नाम गिना दिए जो इनकी पार्टी का हिस्सा थे, दुर्दांत आतंकवादी थे, एनआईए तक ने पकड़ा उन लोगों को। आईएसआई की एजेंट मुखबिरी करते हुए पाए जा रहे हैं आपकी बीजेपी आईटी सेल के लोग। सिर्फ रेप और बलात्कार नहीं करते बीएचयू आईआईटी में, मेरा मुंह मत खुलवाइए। लेकिन मैं यहां पर एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, और मुझे लगता है सीनियर पत्रकार इस बात का जवाब देंगे। आउटरीच अपनी जगह होना बिल्कुल ठीक है, जिसको गलत लगे आउटरीच होनी चाहिए। तो आउटरीच केरला स्टोरी पर क्यों नहीं हुई, जिसने बताया 33,000 महिलाएं और फिर कोर्ट में कहा 30 महिलाएं? क्यों नहीं हुआ उस सेलेक्टिव डेटा पर आउटरीच? क्यों नहीं हुआ? आपने एक शब्द का प्रयोग किया और वो शब्द बिल्कुल सही है, घावों को कुरेदना। किसने जम्मू कश्मीर के घावों को कुरेदा? एक घटिया पिक्चर बना के कश्मीर फाइल्स। किसने उनके दर्द को बार बार नासूर बनकर कुरेदा? और वो तब, और मैं आज तक ये बात नहीं कही है, लेकिन आज कहूंगी, कश्मीर में जो हुआ 1989 में, वो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की सरकार को सहयोग दे रही थी, उनके समर्थन से सरकार चल रही थी, उनकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था। वो दर्द कुरेदना नहीं है। एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक मनगढ़ंत स्टोरी पर आपने पूरी पिक्चर बना दी, मनमोहन सिंह जी का चरित्र हनन किया, वो आउटरीच नहीं होनी चाहिए। मतलब आउटरीच भी सेलेक्टिव करेंगे आप।
हमारे लोग गलत दिख रहे हैं तो आउटरेज होगी। मैं आपको इस शो पर एक बात कहती हूं मानक जी, अगर कभी भी इतिहास में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अगर उसको नेशनलिज्म पे, अगर उसको राष्ट्रवाद के मुद्दे पर गलत दिखाया जाएगा, मैं उसका विरोध करूंगी। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती है। कश्मीर फाइल का प्रमोशन प्रधानमंत्री करते हैं। आप नहीं कुरेद रहे लोगों के दर्द को, आप नहीं रक्त रंजन को बार बार दिखाते हैं। यह आपके लोगों के, आपके पूर्वजों की नाक के नीचे हुआ। आप केरला स्टोरी पर, क्योंकि चुनाव था केरला, एक मिनट और अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट और, एक मिनट आपका अजय आलोक, बोलिए। मुझे आश्चर्य लगता है जब कांग्रेस पार्टी कभी ये कहती है कि कश्मीर को कुरेदते क्यों। कश्मीर को जख्म किसने दिए? कश्मीर को भारत का हिस्सा किसने नहीं बनने दिया? तो वो पार्टी आज कहती है कश्मीर को कुरेदते क्यों। 89 की बात करिए कि वीपी सिंह की सरकार चल रही थी बीजेपी की समर्थन से। 89 के पहले किसकी सरकार थी? इलेक्शन रिग किसने करवाए थे? अरे जगमोहन को भैया तब तो स्थिति सुधरी, नहीं तो जम्मू से भी खदेड़ दिए जाते, कश्मीर से तो खदेड़ ही दी गए थे। अपनी पूरी गलतियों पर ऐसा मतलब बेशर्मी पक्का पर्दा डालना, मुझे आश्चर्य लगता है कि इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं भाई। कश्मीर फाइल्स क्यों दिखाई? क्यों नहीं दिखाएंगे कश्मीर फाइल्स? दर्द होता है आपको कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज लेके एक बिल्कुल एथनिक क्लिंजिंग करना एक सरकार की मदद से कैसे की गई थी, वो अगर देश के लोग देख रहे हैं तो उस पर आपको दर्द होता है। केरला स्टोरी पे दर्द होता है जब कन्वर्शन के लिए खुद वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि केरला में कन्वर्शन चल रहा है, लेकिन आप बोल नहीं सकती हैं क्योंकि आपको वोट आपका बोलने नहीं देता है। मुस्लिम लीग आपको सेकुलर लगने लगती है राहुल गांधी को, क्योंकि उसी के वोट से जीतना है। ये सब जब होता है ना, तभी समस्या होती है। और ऐसे ऐसे फिल्म बनाना, मनगढ़ंत फिल्म बनाने वालों को मन बढ़ता है। मुस्लिम लीग हमें कभी सेकुलर नहीं लगती है। मुस्लिम लीग की सरकार में आप शामिल होकर अरे राहुल गांधी ने क्या भाई आंदोलन का विद्रोह करते हैं, दमन करते हैं। बीच में मत बोलिए मेरे, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप दमन करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का, महात्मा ने वहां पर आह्वान किया, आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर दमन करते हैं, उनके साथ सरकारें चलाते हैं। बंगाल से लेकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध तक। मेरा मुंह मत खुलवाइए उस पे, मेरा मुंह इस बात पर मत खुलवाइए कि जब 1989 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का शोषण हो रहा था, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा था, तो केंद्र में आपके समर्थन से सरकार चल रही थी। क्यों नहीं समर्थन विड्रॉ किया? क्यों नहीं आपने समर्थन विड्रॉ किया? आज यहां पर आकर सिर्फ बातें करेंगे। और मैं एक बात इस पैनल के लिए कहना चाहती हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे घर वाले हिंदुस्तानी हैं, मेरे आसपास वाले हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान की जितनी फिक्र मुझे है ना, वो बाकियों को नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान की जितनी फिक्र हम करते हैं ना, क्योंकि हमने आजादी में शहादत दी है, हमने अपने लोगों को शहीद होते हुए देखा है। मुझे न राष्ट्रवाद पर और न मेरे धर्म पर पाठ पढ़ाइएगा। मैंने पूछा ना, केरला स्टोरीज बनी, कोर्ट में बोला गया 30 लोग, हाथ जोड़ के माफी मांगी गई, स्टोरी चेंज करेगी। दिखा इस देश का एक हिस्सा केरला है, केरला को गलत लाइट में क्यों दिखाया गया? पूछना चाहती हूं मैं। प्लीज रुक जाइए। ओके, अब प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। ओके, पहले आशुतोष आपके पास आ रहा हूं, संजीव और अनंत उसके बाद। पहले आशुतोष, ये सीरीज आपने देखी होगी, आपको भी लगा कि अन्याय नहीं हुआ देश के साथ? उन पीड़ितों के साथ भी, उन यात्रियों के साथ भी अन्याय नहीं किया गया इस सीरीज में, जो उस 7 दिन के उस ऑर्डील का हिस्सा थे? आशुतोष, ये तो आप भी मानेंगे। मानक, अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की है, उस जहाज में मौजूद एक यात्री के माध्यम से। उस स्टोरी को पढ़ लीजिए। हमारे यहां दिक्कत क्या हो गई है, हमारे यहां जब भी कोई अच्छा सिनेमा बनता है, अच्छा ओटीटी बनता है, तो उसको रबिश करने की कोशिश की जाती है, और अच्छा बनाने वाले क्रिएटिव लोगों को आतंकवादी घोषित किया जाता है, उनको भारत विरोधी घोषित किया जाता है। इससे ज्यादा खतरनाक बात हो ही नहीं सकती। इस पूरी ओटीटी को देखने के बाद सबको ये समझना चाहिए क्या उस वक्त की सरकार का इंडिसीजन था। वो सरकार फैसले नहीं कर पा रही थी। हम करें तो क्या करें? वो किसकी सरकार? कोई आदमी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं था? कैबिनेट सेक्रेटरी विदेश मंत्री की तरफ बात कर रहे थे, रॉक आदमी आईबी की तरफ उठा रहा था। आपके पास सारी सूचना नेपाल से मिली थी, किसी ने कार्रवाई नहीं की। क्या उस वक्त के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या उस वक्त के विदेश मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। और जिन लोगों को आतंकवादी बताया गया, उन लोगों ने उसके बाद किया क्या? पार्लियामेंट पे हमला किया। ये तो हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए उन सिक्योरिटी के लोगों का, नहीं तो उस दिन हिंदुस्तान का पार्लियामेंट उड़ गया था, सरकार उड़ जाती उस दिन। किसने किया था वो काम? वो काम करने वाला आदमी था जिसको आतंकवादियों
जसवंत सिंह हवाई जहाज में बैठकर बिरयानी खिलाते हुए ले गए थे, तब किसकी तब हिम्मत क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं फैसले किए कि अमृतसर के अंदर इस जहाज को ब्लास्ट कर देंगे? मैं मानता हूं 120 लोगों की जान जाती, बहुत कठिन फैसला है, लेकिन उसके बाद कम से कम 2-3 हजार लोगों की जाने गई। उन जानों की जिम्मेदारी कौन लेता? दिक्कत क्या है कि जब कोई फिल्मकार रचनात्मकता को दिखाता है तो दक्षिणपंथ से आवाज आती है कि आप देश को कमजोर कर रहे हैं। शर्म आती मुझे इस सोच के ऊपर। अभिनव सिन्हा इस देश के चंद बेहतरीन फिल्मकारों में से है। मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा एक एक शब्द मैंने अपने से कुछ नहीं किया, एक एक शब्द जो है वो वही है जो मुझे मिले, मैंने रिसर्च में पाए और जो कैप्टन की किताब में जो उपलब्ध था। और हम अभिनव सिन्हा के बारे में कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। और यही कारण है कि हिंदुस्तान का सिनेमा पिछले सालों में लगातार गर्त में जा रहा है। ओके आशुतोष, लगातार गर्त में जा रहा है हिंदुस्तान का सिनेमा। आशुतोष, क्या सच्चाई? और मैं नहीं, मुझे बोलने दीजिए अभी। वो कौन थे जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर बताया था? कौन था वो आदमी? कभी उससे इस्तीफा मांगा गया? वो कौन सी सरकार थी जिसने पठानकोट में आईएसआई के हमले के बाद आईएसआई को बुला के जांच करवाई थी? क्या इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है? आईएसआई हमले कर रही है, भारत का खून बहा रही है। आशुतोष, ओके आशुतोष, वन सेकंड आशुतोष, मैं आपको वापस इस सीरीज पर ला रहा हूं। आपने कहा बहुत बढ़िया बनाया, बहुत सब किया, मैं आपसे सहमत हूं, अच्छी फिल्म बनाई, उसमें गहराई की कमी मुझे लगी क्योंकि मैंने भी उसके बारे में बहुत पढ़ा है, खुद देखा है। एक बात बताइए आशुतोष, इस सीरीज के आखिर में जब नरेशन ये कहता है ओसामा बिन लादेन की पार्टी में आईएसआई वालों को नहीं बुलाया गया, आईएसआई का रोल इस घटना में उतना ही मानिए। सीरियसली? वाकई आईएसआई का रोल, पाकिस्तान का रोल उतना ही था कि ओसामा बिन लादेन की पार्टी में आईएसआई वालों को नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बताया गया इस सीरीज में कि पाकिस्तान की पूरी साजिश थी, आईएसआई का पूरा प्लॉट था? कहीं नहीं बताया गया आशुतोष। उस सीरीज के अंत में जो इशारा किया जाता है, वो इशारा किया जाता है कि इसके पीछे अलकायदा का हाथ। मैंने पूरा देखा, एक एक चीज बड़े ध्यान से मैंने देखा। मिसइंटरप्रेट मत करिए। पाकिस्तान आईएसआई का नाम लेकर अपने कुकर्मों पर पर्दा ना डालें कृपया करके। एक सेकंड, क्या आशुतोष तो हम ये मान ले कि वो अलकायदा का प्लॉट था, आईएसआई का उसमें रोल नहीं था? ये हिंट था। अगर आप उसको ध्यान से देखिए, जहां मुतवक्किल जब वो गाड़ी से उतरने के बाद तो चले जाते हैं और उसमें अलकायदा का जिक्र आता है उसमें। मैं ये कह रहा हूं, ये इंटरप्रिटेशन का मसला है। मैं आपकी राय से सहमत हूं कि आईएसआई का हाथ होगा, निश्चित तौर पर होगा। मैं इससे आशुतोष, सारी बहस ही यही है कि अगर हम किसी तथ्यात्मक, सुनिए ना, किसी हम हिस्टोरिकल इंसिडेंट पर कोई फिल्म बनाते हैं और ये बोलते हैं कि वो इंस्पायर्ड है, ऐसे में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ क्या सही है आशुतोष? मानक नहीं, कुछ तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ अनुभव सिन्हा ने नहीं की है, नॉट अ वर्ड। और जो लोग ये कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और उनको आशुतोष, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं उसे ठीक करवा रहा हूं। 1 मिनट रुकिएगा जरा, इतने संजीव के पास 10 सेकंड दीजिए मुझे। मानक 10 सेकंड दीजिए मुझे। बोलिए जल्दी, अजय आलोक जल्दी से बोलिए, क्विकली। एक तो आपने अभी आशुतोष जी को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है कि पत्रकार फिल्म की इंटेंट क्या थी या फिल्म के कंटेंट को क्यों दबाया गया। दूसरा, जरा इतने जो सवाल पूछ रहे थे, जिन्ना को सेक्युलर, इसको ये क्यों, जरा मुझे बताएंगे। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है सबके लिए। हाईजैकर्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को कभी ड्रॉप करना चाहिए, यस और नो? और हाईजैकर्स को एमएलए बनाना चाहिए, यस और नो? किसने किया था? जनरल नॉलेज क्वेश्चन सारे पत्रकारों के लिए। हाईजैकर्स का नाम था भोलानाथ पांडे, देवेंद्र नाथ पांडे, और दोनों बने 1980 के बाद एमएलए यूपी में। ओके अजय 1 सेकंड, अब रुक जाइए प्लीज, 1 सेकंड रुक जाइए। अजय 1 सेकंड, अजय 1 सेकंड, मैंने किसी को एक्सपोज नहीं किया। एक मिनट अजय, मैंने किसी को एक्सपोज नहीं किया। आशुतोष की अपनी एक राय है, मेरी अपनी एक राय है। ये डिबेट का एक प्रोग्राम है, उन्होंने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही। आशुतोष, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, उसे ठीक करवा रहा हूं। 1 सेकंड रुकिएगा जरा। संजीव श्रीवास्तव, संजीव, उसके बाद अनंत विजय। संजीव, आपने यह सीरीज देखी क्या और आपका क्या असेसमेंट है? क्या अन्याय हुआ इस सीरीज में देश के साथ? अच्छा, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, मैंने सीरीज पूरी नहीं देखी है। मैंने शुरू के 3-4 एपिसोड्स अभी 2 दिन पहले देखे थे और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सीरीज अच्छी चल रही थी। और आपने क्या कार्रवाई की? आशुतोष, अभी आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष, आ रहा हूं अभी आपके पास।
अभी आ रहा हूं। अच्छा संजीव, एक सेकंड, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आशुतोष, पहले आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, बोलिए, मुझे बोलने का अधिकार, बोलिए। हाँ, मुझे बोलने का अधिकार है। ये वही सरकार थी जो करगिल में पाकिस्तान के हमले को नहीं रोक पाई, इंटेलिजेंस मौजूद थी। क्या ब्रजेश मिश्रा ने इस्तीफा दिया? क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया? क्या उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दिया? किसने इस्तीफा दिया? इतिहास का ये पन्ना है। भारतीय जनता पार्टी भागते हुए घूमेगी जब उसको करगिल की तरफ लेकर जाएंगे, जब उसका IC 814 की तरफ ले जाएंगे। और संसद पर हमला किसके समय में हुआ था? कौन लोग थे उस वक्त? हम इतिहास से सीखने को तैयार नहीं है। हम एक शब्द इधर चला गया और दुनिया के जो सबसे जाने माने डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा, उनको कहने की कोशिश करते हैं कि वो देशद्रोही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। ओके, ऑल राइट। संजीव श्रीवास्तव, संजीव बोलिए। सबसे पहली बात कि किसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है कि देशद्रोही। कंटेंट को ठीक करवाना बिल्कुल सही राइट है, और देश में किसी भी पिक्चर को गलत कंटेंट में नहीं दिखाया जा सकता है। आपने बाय द वे जनरल नॉलेज का जवाब नहीं दिया। कौन प्रधानमंत्री थी जिसने हाईजैकर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ड्रॉप करवा दिया? इंदिरा गांधी नाम लेते हुए डर लगता है। अच्छा, आप रुक जाइए ना प्लीज, एक सेकंड रुकिए। दो और पर्सपेक्टिव सुनिए, पहले संजीव श्रीवास्तव प्लीज। आशु संजीव बोल रहे हैं, प्लीज आशु, प्लीज आपकी सरकार आशु प्लीज एक सेकंड। संजीव बोलिए, कंटेंट की बात करते हैं। संजीव बोलिए। देखिए, बात यह है कि हमारे सारी डिबेट्स की एक लेवल पे ट्रेजेडी है कि इंसान के मुंह खोलने से पहले एक मोटा आइडिया होता है कि क्या स्टैंड होगा। भैया तो ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, कुछ तो बातें बाई पार्टीसन है। बाई पार्टीसन एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ किसी भी सरकार का, चाहे कांग्रेस का नेतृत्व वाली, चाहे कोएलिशन वाली, चाहे बीजेपी के नेतृत्व वाली, ट्रैक रिकॉर्ड टेररिज्म के मामले में कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी बड़े सुरखाब के बल लगा के अपनी पीठ थपथपाता हो घूमता रहे। सब सिलेक्टिव होंगे, सबके टाइम मिस्टेक्स होंगी। और उसकी प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश के अंदर एक एटीट्यूड है, चलता है। अब इस केस में भी अगर वहां से काठमांडू से केबल आया हुआ था 1-1.5 घंटे पहले, वो भागा भी आदमी प्लेन को रोकने, लेकिन डिसीजन नहीं हुआ। और पूरी कंधार हाईजैकिंग की तो सबसे बड़ी जो विफलता है, जिसपे सभी पैनलिस्ट और सारी दुनिया सहमत होगी, कि आपने अमृतसर उतर के, जो कि इतनी मुश्किल से कैप्टन ने लैंड कराया, लाहौर ने परमिशन नहीं दी, जो भी हुआ, आप अमृतसर से उड़ जाने दिया आपने पौना घंटा रुकने के बाद प्लेन। इससे बड़ी जाहिल पने की कोई निशानी नहीं हो सकती। कंप्लीट बैंक्रप्सी थॉट और एक्शन की, कि कोई प्लानिंग नहीं। हम ऐसा, मतलब एक्चुअली हम उस दिन फेल्ड स्टेट थे जिस दिन अमृतसर से उड़ गया जहाज। एब्सोल्युटली। अब बाकी सब बकवास है। सिर्फ वो एक रेलेवेंट फैक्टर है इस आईसी कंधार की। अब उसके बाद हमें आतंकी छोड़ने ही पड़ते लोगों को अपने छुड़ाने के लिए। सरकार ने अच्छे नेगोशिएशन किया, कम करवाई उसकी संख्या, वो सब सही है। इस केस में ये जो भोला शंकर, चीफ बर्गर, जो भी नाम है, उसमें जरूर मुझे ये लगता है कि भाई अनुभव सिन्हा है कि अभिनव सिन्हा है? अनुभव सिन्हा है। अनुभव, हाँ। तो उसने अनुभव ना, तो उसने एक तरह की ये ऑनेस्टी बढ़ती कि जो किताब लिखी थी जिस कैप्टन ने, उसने जो जिस टर्म्स में लिखी थी, और चूंकि सारा किस्सा प्लेन हाईजैकिंग के अंदर का घटना चक्र था, तो अंदर वो जिस नामों से संबोधित हो रहे थे उनको मेंशन किया। और मेरे ख्याल से हमें अपनी ऑडियंसेस और देखने वालों को भी इतना, मतलब बड़ा मूर्ख नहीं समझना चाहिए कि वो सब उनको दरअसल भोला शंकर ही समझ रहे होंगे। सबको मालूम है वो पाकिस्तानी और मुसलमान थे, सबको मालूम है उनके रिश्तेदार वो थे। जो मतलब इवन उस सीरीज का जो मैंने आधा हिस्सा या चौथा हिस्सा देखा, उसी में क्लियर था कथानक से कि वो उसका भाई है, कोई मसूद अजहर का, कोई फलाने का। और लास्ट बात जिसपे कि थोड़ी और मैं बात करना चाहता हूं, कि ये डेफिनेट है, ये मैंने भी कुछ बार महसूस किया कि एक राइट सिनेमा है जो कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी बनाता है, तो एक लेफ्ट लीनिंग भी सिनेमा है जो लीपापोती करता है, या जो कुछ ऐसी बातें करता है जो बैलेंस्ड या तटस्थ व्यक्ति को अटपटी लगती है। मुझे अभी तक ध्यान आता है कि भाई क्यों फायर के अंदर 2 प्रोटैगनिस्ट का नाम राधा और सीता था, जबकि किताब में तो उनका नाम कुछ और था। तो ये सब क्यों किया जाता है, ये एक सवाल जायज है। वो एक कुछ जैसे ना
फंडामेंटलिस्ट की प्रॉब्लम है तो कुछ प्रॉब्लम सेक्युलरिस्ट की भी है। उनका भी दिमाग कई मामले में चल जाता है सड़क पे घास चढ़ने। तो बात यह है कि सही को सही कहना, टू कॉल अ स्पेड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो आइडियोलॉजीज है जिसके बीच में कुछ मेरे जैसे मूर्ख भी हैं, है ना, जो हम एक्चुअली दो पार्टों के बीच में रहते हैं हमेशा, क्योंकि हमें ना कंप्लीटली इधर होते हैं ना उधर होते हैं। हमको उधर की मूर्खताएं भी दिखती हैं, इधर की भी दिखती हैं, लेकिन वो जो बीच दो पार्टों के बीच की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भारत की बहुत ज्यादा पोलराइज सोसाइटी में काफी इररिलेवेंट हो चुकी है, ये भी मैं मानता हूं। ओके, ऑलराइट। अब अनंत विजय, अनंत बताइए। मैं तो ये मानता हूं अनंत, और मैं चाहूंगा आप इस पर बोलिए, पाकिस्तान और आईएसआई के रोल को जिस तरह से कम करके दिखाया गया इस फिल्म में, वो इस देश के साथ अन्याय है, उन यात्रियों के साथ अन्याय है। मैं भूल नहीं सकता खासतौर से वो सीन जिसमें यह कहा गया आईएसआई वालों को लादेन की पार्टी में नहीं बुलाया, उसका रोल बस उतना ही समझिए। कमाल है, मतलब पूरा पाकिस्तानी आतंकी, आईएसआई का प्लॉट, उसके बाद भी डिस्क्लेमर दे दिया, एक तरह से क्लीन चिट दे दिया कि आईएसआई का उतना ही रोल है। आपको भी लगता है गलत हुआ यह? देखिए मानक जी, सबसे अंत में बोलने वाले के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इतना कुछ बोला जा चुका है। आरंभ आपने किया IC-184 वेब सीरीज से, और बात निकल के पता नहीं कहां राजनीति के बीहड़ों से गुजरते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पे चली गई। मैं उन राजनीति पर नहीं जाऊंगा, मैं फिल्म का आदमी हूं, फिल्मों पर बात करूंगा। मैं सिर्फ ये बताता हूं कि संजीव जी ने बहुत बढ़िया कहा, फिल्मों में दो प्रकार के कबाल हैं, एक लेफ्ट कबाल, एक राइट कबाल। और जिसको हमारे संपादक जी वर्ल्ड लेवल का डायरेक्टर मान रहे हैं, हो सकता है कि मेरे लिए वो बहुत छोटा सा मामूली सा एजेंडा वाला डायरेक्टर हो। जिस प्रकार से केरल स्टोरी बनाते हैं उसी प्रकार से अनुभव सिन्हा मुल्क बनाते हैं, जिस प्रकार से विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल्स बनाते हैं उसी प्रकार से ये किसी और चीज को आर्टिकल 15 बनाते हैं। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिल्म बनाने का सबको अधिकार है। और केरल स्टोरी पर तो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन का फैसला है कि जो सिनेमैटिक फ्रीडम की बात करते हैं ये लोग, या क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं, उसमें एक पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। अनुभव सिन्हा इस सीरीज में बुरी तरह से फेल हुए हैं। बड़ी फर्वेलस स्टोरी उन्होंने बताई, और सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि एक कैप्टन की कहानी पर बनी है, कैप्टन की किताब पे बनी है। नहीं, आप लोगों की जानकारी अधूरी है। ठीक से कास्ट को देखिए, एक विदेशी लेखक है, उसकी किताब को भी, और उसको को राइटर माना गया इसमें, इवान लेविस या कुछ नाम है उसका, मुझे स्पाई स्टोरी उसकी किताब का नाम है जहां तक मुझे ध्यान आता है। और शायद नीलेश मिश्रा की किताब से भी कुछ लिया गया है, नीलेश ने बाकायदा इस पर लिखा भी है। नहीं, नीलेश ने तो रिजेक्ट कर दिया और ट्वीट करके उसने बता दिया कि मेरी किताब से इसमें कुछ नहीं है, मेरा कोई लेना देना। हाँ, नहीं, नीलेश ने यह कहा कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि नीलेश की किताब से भी कुछ इसमें लिया गया। नहीं, मैं तो मानक जी आपको वो बता रहा हूं जो अनुभव सिन्हा ने, जो तथाकथित विश्व प्रसिद्ध निर्देशक ने अपनी फिल्म के उसमें लिखा है, क्रेडिट्स में। हाँ, उसकी बात मैं बता रहा हूं। तो उसके आधार पर, और कितनी मामूली हरकत, कितनी फूहड़ फिल्म बनाई, वेब सीरीज बनाई है यार। अब देखो मनोज पावा का एक्टिंग, जब वो निगोशिएट कर रहा है, जब पूरा देश वो हंसी मजाक कर रहा है, ये क्रिएटिविटी है। ये विश्व प्रसिद्ध निर्देशक की सोच और समझ है कि जब पूरा देश, और वो कह रहे समोसे खा लो, ऐसे टूट जाओ, वैसे कर लो। क्या बकवास कर रहे हैं सब लोग यार। इतनी मामूली सी फिल्म को इतनी बड़ी स्तर पर ले, मुझे लगता है कि कंटेंट के साथ साथ इंटेंट, संजीव जी ने बिल्कुल सही कहा कि मुंह खोलते ही पता चल जाता है। इस सीरीज का कास्ट देखते ही पता चल गया था कि अनुभव सिन्हा इस सीरीज में क्या करना चाहते हैं, चाहे वो सुशांत सिंह हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे स्वयं अनुभव सिन्हा हो, जो लोग भी थे। तब एक वामपन, अब मैं कह रहा हूं फिल्मों में आतंकवाद को लेकर ये कोई नई बात अनुभव सिन्हा ने कोई बड़ा भारी पिटारा नहीं खोल दिया। अनुभव सिन्हा ने, आप याद करिए मिशन कश्मीर का अल्ताफ रजा, या वो दूसरी जो फना का आमिर खान जब मर जाता है और काजोल अपनी बिटिया के साथ उसकी कब्र पर जाती है, उसकी बिटिया पूछती है कि पापा ने ठीक किया, तो फिल्मकार काजोल से क्या कहलवाता है? फिल्मकार कहलवाता है कि उसने जो ठीक समझा वो किया। ऋतिक रोशन मिशन कश्मीर में आतंकवादी क्यों बन जाता है? क्योंकि सिस्टम ने उसको तंग किया। और ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां की एजेंडा वाली फिल्में बनती हैं।
सब लोग अपने अपने एजेंडा की फिल्म बनाते हैं। कि एक फिल्म आई थी कुछ दिनों पहले जो एमजे अकबर के बेटे की किताब पर बनी थी, मैं ठीक नाम भूल गया, लैला में देखिए क्या आर्यावर्त का वितान रचा है, क्या मतलब वो बकवास है। तो मेरा है कि ये मेरा मानना ये है कि आनंद एक सेकंड देखिए, जहां फिक्शन होता है ना वहां क्रिएटिव फ्रीडम को पूरा फ्रीडम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यह मानना है जहां हिस्टोरिकल कोई इंसिडेंट है ना वहां फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संजीव कह रहे हैं, बिल्कुल मैं संजीव से कुछ हद तक सहमत हूं कि लोग समझ गए थे भैया पाकिस्तानी आतंकी थे, मसूद अजहर का भाई भी था, सब था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शायद पढ़ाई नहीं करते आज की जनरेशन में, वो इंस्टाग्राम पे होते हैं या सिर्फ यूट्यूब पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं। उनके लिए भी कम से कम वेब सीरीज में तथ्य तो सही होने चाहिए। पाकिस्तान के रोल को हम कम कैसे दिखा सकते हैं? एक आतंकी हमला इस देश में नहीं हुआ होगा जो पाकिस्तान ने नहीं कराया। ऐसे में उस हमले में, उस हाईजैक में हम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं एक तरह से। मानक जी मैं आक्रोशित नहीं हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे। हाँ। है ना, मैं बड़े आराम से आज बात कर रहा हूं क्योंकि फिल्मों पर बात हो रही है। हाँ। मैं यही कह रहा हूं कि आप अभी हम एक IC 804 को 70 से लेके 99 तक 16 हाईजैक हुए हैं इस देश में। अगर आप हाईजैकिंग पर और सरकारों के सामर्थ्य पे बात करेंगे तो फिर उस पर बात करिए ना, पिछले 16 पे भी बात करनी पड़ेगी, मत जाइए उधर। मैं कह रहा हूं इस वेब सीरीज पर बात करिए, यहाँ पाकिस्तान को किस तरह से पोर्ट्रेल किया गया उस पर बात करिए, किस तरह से आतंकवादियों का मानवीय चेहरा दिखाया गया, मानवीय स्वभाव दिखाया गया। और आप सब लोग उस समय थे, उस समय प्रधानमंत्री आवास के बाहर क्या स्थिति थी मुझे याद है। अजय आहूजा, अगर मैं ठीक से नहीं भूल रहा हूं तो एक जो करगिल में शहीद हुए थे, उनके जहाज को मार गिराया गया था, उनकी पत्नी वहां आई थी प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस 7 RCR में, और उसने सबको कहा था कि चुप कराया था कि सरकार को एक्शन लेने दीजिए, लोग मरने मारने पर उतारू थी। देश की उस समय की स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तत्कालीन के बारे में विशेषणों का प्रयोग किया जाना उचित रहता है। मुझे लगता है कि जब हमारे दिमाग में प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि हम मतलब क्या कहते हैं आधुनिक सत्यजीत रे को देखने जा रहे हैं, तब हमसे इस तरह की चूक होती है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं और आज फिर दोहराता हूं कि इन कंटेंट का इंटेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। इंटेंट क्या है आपके कंटेंट का, और अनुभव सिन्हा का इस मामले में इंटेंट बिल्कुल साफ है और वो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट है, आतंक को लेकर एक उनके में अंदर में रोमांटिसिज्म दिखाई देता है, और वही इस सीरीज की सबसे बड़ी कमजोरी है। ओके संजीव, एक क्विक कमेंट। संजीव, मान लिया इंटेलिजेंस फेलियर था, हमारा तंत्र कुछ नहीं कर पाया, बिल्कुल एकदम जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, एक तरह से फेल्ड स्टेट जैसे हम लग रहे थे। मतलब मुझे याद है उन 7 दिनों में भी हम स्टूडियो में बैठे होते थे, सोचते हम इतने कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, अगर आप इस पर कोई स्टैंड ले सकें, क्या उन 3 आतंकियों को छोड़ने का फैसला सही था, या उसके बाद जो बाकी देशों ने किया, हमने भी किया, कि आतंकवादियों से कोई निगोशिएशन हम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे, जैसे इजराइल ने नहीं किया, आज तक उनके सारे हॉस्टेजेस कहीं टनल्स में नीचे फंसे हुए हैं। देखिए मानक, 2 बातें। एक तो मैंने वो वाला हिस्सा नहीं देखा जहां, जो मैं आप लोगों की बात मान रहा हूं कि अगर उसने पाकिस्तान या ISI को एक लॉन्ग रोप दिए कि वो शामिल नहीं थे, तो ये गलत है। क्योंकि वो पूरी तरह से पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व था। और जहां तक आतंकियों को छोड़ने की बात है, चूंकि वो जो सरकार में बैठे होते हैं लोग, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस समय कैसे प्रोटेस्ट चल रहे थे देश में, जो लोग प्लेन में थे उनके रिश्तेदार किस तरह का दबाव बना रहे थे, और सच में क्योंकि हम और आप उस जहाज में नहीं थे, हम आहत नहीं हुए थे, तो हमारे लिए यहाँ बैठ के पॉन्टिफिकेट करना, ज्ञान देना कि मर जाने देते, सही बात ये बहुत आसान है। मेरा कहना यह है सिर्फ कि हमने तो हारा करी, या एक सुसाइडल हमारा तो हो गया था ना जब वो अमृतसर से उड़ गया। अब उसके बाद हम सबको मर जाने देते, या 3 आतंकी छोड़ के अपने लोगों को छुड़ाया, ये गवर्नमेंट के विवेक का फैसला है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता। हमारी गवर्नमेंट तो वहीं फेल हो गई थी जब यहां से जाने दिया अमृतसर से। तो उसके बाद के जो फेलियर्स या मिस्टेक्स है, ये बहुत मिनिस्क्यूल है, बहुत मामूली है, और इस पे अनंत काल तक हम चर्चा कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। आशुतोष, आपके हिसाब से आप अगर होते, आशुतोष, डिसीजन मेकिंग बॉडी में, उस ग्रुप में जो वहां पर उस समय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक चलता था, सारे उसमें मंत्री होते थे, क्या फैसला करते आप? मान लिया वो सब नाकामी हुई,
जब वो आतंकियों को छोड़ने का फैसला हुआ, क्या वो सही था या नहीं था, या निगोशिएट नहीं करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं और उन जो 2-3 आतंकवादी छोड़े गए थे उसमें 2 ने ग्लोबल टेररिज्म किया। वो जो उमर था उसने पर्ल को, डैनियल पर्ल को, सही कह रहे हैं, बिल्कुल गला काटा था, उसका वीडियो जारी किया था, और उसके बाद भारत के संसद पर हमला हुआ था। यस, सवाल इसका नहीं, सवाल मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को कभी माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसके बाद, ना तो करगिल के बाद भारत सरकार सीखी, ना कंधार के बाद सीखी, कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया उसके बाद। और आप कहते हैं कि मनमोहन सिंह, अरे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, कितने आतंकी हमले हुए थे? क्या रोक पाए वो? क्या रोकने की कोशिश नहीं, लेकिन आशुतोष मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद पड़ता है, सूरत में बम फटता था, कभी वो स्वामीनाथन मंदिर बम फटता था। आशुतोष जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल कोई निगोशिएशन नहीं होना चाहिए आतंकियों से, जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद भारत सरकार ने ऐसा एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम, एक पॉलिसी बनाई थी कि हम अब आतंकियों से कोई निगोशिएट नहीं करेंगे, जैसे यूएस ने बहुत पहले बनाया था। फिर जैसे मैंने कहा, इजराइल की तो पॉलिसी है ये, उनके हॉस्टेजेस आज भी वो हमास के कब्जे में है, वो छुड़ाने के लिए ऑपरेशन करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि बात नहीं करेंगे। अगर मैं संजीव की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, अगर अमृतसर में डिसाइसिव एक्शन होता, और समय था हमारे पास, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फैसला नहीं कर पाई। बिल्कुल सही है, जाने दिया गया उसको। और मैं तो एक चीज और कहता हूं, सुप्रिया एक कमेंट और उसके बाद अजय आलोक, टाइम भी खत्म हो रहा है। देश में जो हमारे 4-5 बड़े हमले हुए ना, बड़े हमले, उनमें आप संसद वाला हमला गिन लीजिए, 2008 का मुंबई का हमला गिन लीजिए, इन सब हमलों के बाद याद करिए 2001 में तो वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, संसद पर हमला हुआ, सारी फौज हमने बॉर्डर पर लगा दी, लेकिन उसके बाद 2-3-6 महीने बाद वो फौज यूं ही वापस आ गई। 2008 में तो वो भी नहीं हुआ। उसके बाद कम से कम आज की पॉलिसी पाकिस्तान में और दुनिया भर में संदेश तो ये भेजती है कि अगर आप कुछ करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सुप्रिया एक कमेंट आपका, फिर अजय आलोक। सुप्रिया बोलिए। नहीं, यहां बैठकर एक फिल्म मेकर को यह कहना कि वो पाकिस्तान को रोमांटिसाइज करते हैं, यह राजनीतिक चश्मे से देखकर कहने वाली बात है, और मुझे लगता है यह सही बात नहीं है। यहां पर बैठकर कोई किसी को राष्ट्रवाद पे सर्टिफिकेट ना दे, क्योंकि सबकी पृष्ठभूमि, सबकी राजनीतिक प्रेफरेंसेस यहां पर लोगों को पता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, पाकिस्तान की क्या औकात है? पाकिस्तान की यह औकात है कि उनकी आईएसआई को यह भी नहीं पता था कि ओसामा बिन लादेन उन्हीं के यहां रह रहा था, और अमेरिका ने घर में घुसकर उसको मारा था। यह पाकिस्तान की औकात है। हम पाकिस्तान का हुआ कर रहे हैं। पाकिस्तान की यह औकात है कि हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सुप्रिया नहीं सुप्रिया 1 सेकंड, ना एक सेकंड, सुप्रिया 1 सेकंड, ना सुप्रिया 1 सेकंड, नहीं सुप्रिया 1 सेकंड, नहीं ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, यह मत कहिए पाकिस्तान को नहीं पता था, प्लीज। पाकिस्तान की मंजूरी से, पाकिस्तान की शरण में था। तो वही तो औकात क्या है पाकिस्तान की हमारे सामने? क्या है पाकिस्तान हमारे सामने? हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े काट के कर दिए, हर युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया। क्या कर पाता है पाकिस्तान हमारे सामने? आटे चीनी को मजबूर पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को गिनना ही नहीं चाहिए अपने दुश्मनों में, टके का 3 नहीं है पाकिस्तान। हम पाकिस्तान का रोमांटिसिज्म यहां करते रहते हैं बैठकर। क्या है पाकिस्तान में, यह जानना चाहती हूं। और मैं फिर से एक बात कहूंगी, पंजाब में 45 मिनट रुकी फ्लाइट, 5 आतंकवादियों को हम नहीं वहां पे सुधार पाए। बोलिए अजय आलोक, क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है। अजय आलोक बोलिए। कि पंजाब के मुख्यमंत्री अजय बोलिए जल्दी, क्विकली, थे और उन्होंने फैसला नहीं लिया। क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने फोन उठाकर बात करी? नहीं सुना था, आज सिलेक्टिव स्पीच देख रहा हूं। 1999 जा रहे हैं, उसके बाद के अटैक्स पे जा रहे हैं, लेकिन 2010 पे नहीं जा रहे हैं जब 25 आतंकवादियों को छोड़ दिया था। भोलानाथ पांडे, देवेंद्र पांडे पे नहीं जा रहे हैं, जिसको छोड़ा, जो हाईजैक था ना छोड़ा, बल्कि उसको एमएलए बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। प्रोसिक्यूशन चार्जेस ड्रॉप करने वाला हाईजैकर्स पे ये पहला देश बना विश्व का, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये बात नहीं बता रहे हैं, हद हाल है भैया। ओके, टाइम खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। ये शो अगर आप दोबारा देखना चाहें यूट्यूब पर देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक।